हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट इन लव। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं जो कि स्पेक्ट्रम से है। स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी इसमें होता है। इसमें क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते ही हैं। तो ये हमारे लिए क्यों पढ़ने की जरूरी है, तो जानते हैं। इसमें लगभग कि पुर्तगालियों से लेकर और इस समय जितने भी चल रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास इसमें जानने को मिलता है। जैसे कि ये पुस्तक क्यों जरूरी है, तो इसमें है कि पुर्तगालियों के आगमन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत से यहाँ अपने विदेशी अंतर क्षेत्र का निर्माण किया, ने इस विस्तृत भूमि में अस्त व्यस्त स्थिति को उजागर किया। शक्तिशाली मुगलों ने भी यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन वे कभी भी समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व हासिल नहीं कर सके। दूसरी ओर औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण उनकी नौसैनिक शक्ति के दम पर हुआ था। यह पुस्तक भारत के इतिहास में यूरोपीय आगमन और भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की क्रमिक स्थापना से लेकर भारत की औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता तक के अशांत एवं उग्र साम्यवादी की समीक्षा करती है। संक्षिप्त रूप से लिखी गई इस पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचना के समावेश के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं की विश्लेषणात्मक टिप्पणी भी की गई है। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन एवं उनकी प्रशासनिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर विकास सुधार आंदोलनों के प्रेस विकास, शिक्षा की प्रगति के बारे में भी उल्लेख करता है। यह पुस्तक स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सम्मुख चुनौतियों और महत्वपूर्ण घटनाओं जो लोगों द्वारा चुनी गई विभिन्न सरकारों के अंतर्गत घटित हुई का भी संक्षेप में उल्लेख करता है और इसमें इसका विश्लेषण करता है। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला अध्याय आता है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हम लोग ऐसे शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत से, और देखेंगे कि तो ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे चैप्टर बाई चैप्टर और पढ़ते चलेंगे कि इसमें क्या है। तो पहले चैप्टर में है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में राजकीय अभिलेख, और फिर इसमें अन्य स्रोत भी आएंगे, फिर पूरा लेखी सामग्री, फिर केंद्र सरकार के पूरा लेख, राज्य सरकार के पूरा लेख, न्यायिक अभिलेख, प्रकाशित अभिलेख, निजी पूरा लेख, विदेशी संग्रहालयों के पूरा लेख सामग्री, जीवनी, साहित्य, स्मरण एवं यात्रा वृत्तांत, समाचार पत्र, मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य, इसमें चित्रकला, इसमें कहाँ पर कैसे कैसे विकास किया गया है कंपनी का, ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। ये तो इसका हो गया इतना हेडिंग। लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत से। तो आधुनिक भारतीय इतिहास स्रोत में कहा जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपाचार और तकनीक में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कला विधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गर्व शक्ति नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों का विभिन्न स्रोतों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा लेखी सामग्री, तो पूरा लेखी सामग्री में पहला है पूरा लेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया गया लिखकर। तो और फिर इसमें है कि दूसरा, भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 8वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। तीसरा है 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के पूरा लेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हो गए थे। तो जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का ये सारा ही बहुत ही उपयोगी हो गया था यहाँ की प्रेसिडेंसी। इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा। इसमें है बात किया गया न्यायिक अभिलेख का। तो न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पूरा लेखों का
संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख में 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सहित कलकत्ता एवं हाई कोर्ट के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। तो इस प्रकार 1728 में बॉम्बे के स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट यानी सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है 5वां, निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि इसमें प्रकाशित किया गया है निजी पुरालेखों को। तो ऐसा कहने का मतलब है कि निजी अभिलेख में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन में संबंध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में संबंध है। इसमें निजी के लिए कहा भी गया है कि बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। फिर इसमें 6वां नंबर आता है विदेशी संग्रहालय। तो विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखी सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी और विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए हैं। कहने मतलब है कि विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरण के लिए यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखी एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखी समूह है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में कई पुरालेखी एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं अन्य सेवा अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख देश भारत में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में संबंध सूचना लिए होता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगस्केटिव कोपेनहेग में उपलब्ध अभिलेख त्रैकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत है। इसमें 7वां नंबर आता है 1947 के पूर्व से संबंध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध है। जीवनी साहित्य एवं स्मरण 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है। अब यहाँ पर आता है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो इसलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। दूसरा है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विशेषों से प्रकाशित हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ
विभिन्न देशी भाषाओं में भी प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्ट हिके ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता एज्यूमेंट 1785 एंड द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कोरियर 1788 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए। तो इसमें महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन से हैं? तो प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो कि प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति 1835 की बात हो रही है, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जो ये ऐसे थे, जैसे कि जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादक में द हिंदू और स्वदेश मित्रन के बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराष्ट्र सुंदर नाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत में सुधारक एन सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जीपी वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एयर अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाशन। तो ऐसे पत्रकार 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। फिर सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पे सेकंड है विदेशी प्रकाशन। तो विदेशी प्रकाशन के अंतर्गत हुआ है कि कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरणतः श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के प्रमुख पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। अब इसमें सबसे लास्ट में आता है कि समाचार पत्रों का महत्व क्या है। तो समाचार पत्रों का महत्व, समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, जैसे कि अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों में, भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं के सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। तो इसमें कहा जाता है कि हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। अब आता है मौखिक प्रमाण। तो मौखिक प्रमाण एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। कहने का मतलब यह है कि मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में समझे तो वैयक्तिक स्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है और मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति सशक्त है, वे इसे नकारते हैं चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है
और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि वे इतिहासकारों के अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। अब आ गया एक सृजनात्मक साहित्य। तो इसमें कहा गया है कि साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंब किया। और इसमें दूसरा है कि लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। तो इसमें साहित्य के बारे में इसमें जो नए बात बताया जा रहा है कि पश्चिमी साहित्य का प्रभाव क्या पड़ा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य के प्रभावहीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया। यह छंद, गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था, जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंच दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। तो इन सभी साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, हिंदी में निराला 1897 से 1961, बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम जो कि 1899 से 1976, मराठी में केशव सूत जो कि 1866 से 1905 तक, मलयालम में जी शंकर कुरुप जो कि 1902 तक, सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1921, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि भी इस काल से संबंधित थे। अब इसमें जो कि कहा जा रहा है कि लघु कहानी क्या है, तो इसमें लिखा गया लघु कहानी के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए और उनकी कहानियां जिसमें पोस्ट मास्टर 1891 और काबुली वाला 1892 इत्यादि शामिल है, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई। प्रेमचंद के वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया है। तो अब बात करते हैं चित्रकला के ऊपर। तो चित्रकला में कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें पहला लिखा गया है, आगे इसमें पेन का प्रयोग कर लेते हैं। पहला कहा गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान थी, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, या इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 एवं लॉर्ड क्लाइव रहे थे। इसमें सेकंड लिखा गया है 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 के विद्रोह पर पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स और कार्टून एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। विद्रोह के
विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं भारतीयों के विश्वास मत को समझने एवं व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा हेडिंग है 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास होते हुए भारत में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी देशभक्ति था। कहने का तात्पर्य यह है कि कालीघाट चित्रकला जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन के तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। इसमें फिर चौथा है अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया। जैसे कि 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनमें शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित था। तो भारतीय विद्यार्थियों ने ऑयल रंगों को कैनवास पर वाटर कलर को पेपर का प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण को गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों की प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। तो यहाँ इस पे कहा जा रहा है कि चित्रकला का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हवेल एवं आनंद कोटिस कुमार स्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली, विज्ञान एवं संस्कृति विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्या सुधार कर सके, और आप लोग और इसमें क्या सुझाव अपना बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को सहयोग दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।